हाँ जी स्टूडेंट्स, अपना इंडियन पॉलिटी का लेक्चर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको समझाऊंगी आज पार्ट 5 के बारे में। हमने जो संविधान पढ़ने की सीरीज स्टार्ट की है उसमें क्या है, हम एक भाग को और उसके अंदर आने वाले आर्टिकल्स, कितने से कितने तक आर्टिकल आते हैं, उसके अंदर क्या क्या है वो हम सारा डिटेल में पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 4 करवाया था, जिसके अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व करवाए थे, और उसके बाद पार्ट 4A भी करवाया, जिसके अंदर आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य दिए हुए थे। ये हम डिटेल में कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भाग 5 है, जो किससे रिलेटेड है, संघ से, यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ठीक है जी। और जो आज इसके अंदर बहुत सारे आगे आपको सब पार्ट मिलेंगे, अभी बताती हूँ कैसे। और आज हम सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में करेंगे। आज का जो लेक्चर होगा सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में होगा। ठीक है जी। तो पार्ट 5 है अपना। आर्टिकल इसमें कौन से हैं, 52 से लेके 51 तक है। यहाँ देखिए सभी लोग, आर्टिकल जो अपना 52 से लेके 61, 52 से लेके 61 है, जो किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। और उसके अंदर जो आर्टिकल 62 से लेके 70 तक ये वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। ठीक है जी। और 71 प्रेसिडेंट से भी और वाइस प्रेसिडेंट दोनों से रिलेटेड है। आर्टिकल 74 जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से संबंधित है, जिसका हेड कौन होता है, पीएम होता है। आर्टिकल आपका यहाँ पे 75 है, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम से, कि पीएम की अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। बहुमत दल का, जिस दल को बहुमत मिला होता है उस दल के लीडर को वो क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होती है, इलेक्टेड नहीं होता। ठीक है जी। वो एज ए एमपी इलेक्शन लड़के आता है, ना कि एज ए पीएम। तो आप क्या बताओगे, पीएम की नियुक्ति होती है या इलेक्शन होता है? आप बताओगे नियुक्ति होती है। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल 76 आपका रिलेटेड है एजी से, अटॉर्नी जनरल से, ये भी मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी। उसके बाद 77 है जो वर्किंग ऑफ यूनियन गवर्नमेंट है, इसका जो बिजनेस है यूनियन गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड है, इनहेंस करती है इसके अंदर। 78 किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट प्लस पीएम से। पीएम क्या करता है, अपने कार्यों की जानकारी, ठीक है जी, किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है। किस आर्टिकल के तहत ये बात लिखी हुई है, 78 के तहत लिखी हुई है। उसके बाद आप 79 से 123 पढ़ोगे, उसके अंदर हमारी पार्लियामेंट दे रखी है। ठीक है जी। ये डिटेल में चैप्टर रहेगा आपका। फिर आर्टिकल आपको 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। आर्टिकल आपका 148 से लेके 151 तक आपको कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में पढ़ना है। मतलब कि कहने का है सीधा सीधा, भाग आपका भाग जो 5 है, संविधान का जो 5वां भाग है, वो आर्टिकल कहाँ से लेके 52 से लेकर, ठीक है जी, 52 से लेके 151 तक है। ये बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ तक आपने करना है। और उसके अंदर कितने आर्टिकल प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, और कितने आर्टिकल आपके वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, और कितने आर्टिकल आपके पीएम से। यानी कि पूरी की पूरी आपकी यूनियन गवर्नमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये बात समझने वाली, आपसे ये पूछेंगे भी बताओ भाई, वाइस प्रेसिडेंट है, भारत के संविधान के किस भाग में उल्लेखित है, तो क्या बताओगे, 5 है। आपको सुप्रीम कोर्ट पूछे कि किस भाग में है, तो भी क्या बताओगे, 5 में। तो ये आर्टिकल इस तरह से डिवाइडेड है। पार्ट क्या है, 5 ही रहने वाला है, भाग 5वां ही रहने वाला है। आर्टिकल कैसे कैसे डिवाइडेड है, सारे की सारी केंद्र सरकार के बारे में आपको ये आर्टिकल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ मैं आपको प्रेसिडेंट करवाने वाली हूँ, ये वाला ऊपर वाला सिर्फ। नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा आपको वाइस प्रेसिडेंट। हाँ जी, लेक्चर ये पार्ट 5 को डिटेल में करेंगे। फिर आपको ये मिनिस्ट्री करवाऊंगी सारी पीएम वाली, फिर एजी भी करना है हमने, फिर वर्किंग भी करेंगे। उसके बाद ये तो हो जाएगा, उसके अंदर ही पार्लियामेंट करवाऊंगी, फिर आपको मैं सुप्रीम कोर्ट करवाऊंगी, फिर आपको मैं कैग के बारे में पढ़ाऊंगी। तो इस तरह से पार्ट 5 के चैप्टर को हम डिवाइड करके चलेंगे, और एक एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी,
चलिए एक व्यू देख लेते हैं। यहाँ पे कहते भारतीय संविधान में 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें 448 अनुच्छेद शामिल है, यानी कि 395 अंदर के उसके अंदर ही ऐड ऑन हो जाएंगे, लेकिन आपको 395 ही क्या आएगा, अनुच्छेद लिखने को आएगा एग्जाम में। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था भारत का, संविधान सभा के द्वारा। और फिर 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू करने का कारण आपको मैंने पहले हिस्ट्री के लेक्चर में ही बताया हुआ है। जो 1929 का लाहौर सेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के किनारे लाहौर में क्या किया था, उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। और 1930 को यानी कि 26 जनवरी 1930 को, दिसंबर 1929 में तो लाहौर का सेशन चल रहा था और वहीं से शुरुआत हो गई थी कि हम क्या मनाएंगे, जनवरी में मनाएंगे, क्या मतलब कि स्वतंत्रता दिवस, स्वराज, पूर्ण आज़ादी। ठीक है जी। मूल संविधान में 22 भागों में और 8 अनुसूचियां, 395 लेख थे। बाद में 4 भाग, 4 अनुसूचियां और अधिक लेख जोड़े गए हैं। ठीक है जी, आपको याद रहना चाहिए। 4 तो नहीं, 22 में मतलब काफ़ी जुड़ चुके हैं, ये मत करना आप इसको। ठीक है जी। 25 भाग हो चुके हैं, अब इसके भाग 25 हो चुके हैं, यानी एक 7th वाला डिलीट हो गया था, इसके कारण 25 हैं अब हमारे। ओके, तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखना। हाँ, अनुसूचियाँ 8 थी, 4 ऐड होगी। ये चैप्टर भी हमने अनुसूचियाँ वाला कंप्लीट कर लिया अपना। आगे बढ़े, चलो यूनियन संघ के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल इसमें कितने से कितने तक है, 52 से लेके 151 तक है। याद रखना इस चीज़ को, 52 से लेकर 151 तक इसमें क्या दिए हुए हैं, आर्टिकल्स दिए हुए हैं। कहते हैं राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक, क्वेश्चन सीधा सीधा 1 लाइनर MCQ बन के आता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, तो क्या बताओगे, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट। वह राज्य का प्रमुख होता है, हमारे राज्य का क्या है, संवैधानिक प्रमुख है। आर्टिकल 52 से स्टार्ट करेंगे। अब इसको भाई 52 से लेकर 52, 53, यहाँ से लेके ऐसे चलते चलते आप 61 तक तो जैसे मर्जी करो, आपको याद करने होंगे। ट्रिक भी बहुत बनाई है लोगों ने, आप YouTube भरा पड़ा है ट्रिक से, जैसे मर्जी करो, करना जरूर है। आपको 52 से लेके 61 तक तो सारी ट्रिक के थ्रू प्रेसिडेंट वाले आर्टिकल याद दिमाग में बैठे होने चाहिए। 52 क्या कहता है, कहते राष्ट्रपति का पद देश का औपचारिक नाम मात्र का प्रमुख होता है। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया। मतलब कहने का जो ये, इसमें तो सिर्फ इतना ही लिखा है कि राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा, किसका, भारत का, भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा। और ये आइडिया हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। ठीक है जी। जैसे ब्रिटेन में राजा प्रमुख होता है वहाँ का, वैसे ही हमारे यहाँ पर प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। बस फर्क क्या है, हमारे यहाँ पर इलेक्टेड होता है, जीवनशानुगत नहीं होता। अनुच्छेद 52 में होगा शब्द के लिए शैल बी का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर सदैव विद्यमान होगा। मतलब कि हमेशा अपनी सीट पे बना रहेगा, नहीं, कभी डेथ भी तो हो सकती है, कभी त्याग पत्र भी दे सकता है, तो मतलब सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति की मौत हो जाती है तो उपराष्ट्रपति क्या है, कार्यवाहक क्या है, राष्ट्रपति का काम करेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे, कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे। यानी कि पद खाली नहीं रहना चाहिए, सीट फिल रहनी चाहिए हमेशा। और जो कार्यवाहक होगा, ठीक है जी, वो क्या करेगा, सिर्फ उसका कार्यकाल पूरा करेगा, या फिर नया चुनाव जो होगा तो सिर्फ कार्यकाल पूरा करेगा। मान लो कोई राष्ट्रपति की 4.5 साल का कार्यकाल निभाया और उसकी मौत हो जाती है, तो 6 महीने का कार्यकाल बचा, जो नया आएगा ना वो सिर्फ 6 महीने का कार्यकाल क्या करेगा, पूरा करेगा उसको। ये नहीं है कि वहीं से नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, वहां से नया कार्यकाल स्टार्ट नहीं होता। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ लिखा है यह पद न तो कभी रिक्त रखा जा सकता है, खाली नहीं रखा जा सकता, और न ही इसे कभी समाप्त किया जा सकता है। इसमें लिख कर गए संविधान सभा वाले कि इसमें आपने राष्ट्रपति के पद को कभी भी हटाना नहीं है, मतलब इसको खत्म नहीं करना आपने, और ना ही ये खाली रहना चाहिए। आगे बढ़े। हाँ जी, 53 क्या कहता है, 53 क्या कहता है, कार्यपालिका औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, अर्थात सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद किए जाएंगे। मतलब जैसे घर का मुखिया होता है ना, दादा बड़ा, जिसका सारे मतलब घर में कोई डिसीजन ले लिया, एंड में जाके उनसे पूछना जरूर होता है भाई हम ये करने जा रहे हैं, हम कर ले, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब कि लोकसभा राज्यसभा में सारा कुछ प्रस्ताव पास होने के बाद अंतिम रूप में सिग्नेचर किसके लाजमी है, उनके बिना तो हो ही नहीं सकता, कौन, राष्ट्रपति। तो आप चीज को ध्यान में रखोगे। तो ये बात कहाँ पे लिखी है, आर्टिकल 53 में ये बात लिखी हुई है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान पीएम होता है, नाम मात्र प्रधान कार्यपालिका का कौन बोलोगे, किसको बताओगे, प्रेसिडेंट को बताओगे, और वास्तविक कौन होता है, पीएम होता है जी, ठीक है जी। आगे 54 क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, इस चीज को ध्यान में रखना, अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब कि जो भारत देश का राष्ट्रपति है उसकी जो चुनाव है वो जनता डायरेक्ट नहीं करती, हम नहीं करते हैं, हमारे द्वारा जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, एमएलएस हैं, एमपीज हैं, वो चुनाव करते हैं। और कौन सी पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ये मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगी और बहुत डिटेल में करवाऊंगी, एक एक बात क्लियर हो जाएगी आपको। अनुपातिक पद्धति द्वारा, इस पद्धति द्वारा चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को वरीयता के क्रम में वोट देना होता है। मतलब कहने का इसमें क्या है, एक लिस्ट बनेगी, मान लो लिस्ट, जितने भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो उम्मीदवार हैं, लिस्ट बन गई ऐसे ऐसे करके। तो मान लो यहाँ पे है राम, राम को मैं चाहती हूँ इसको फर्स्ट नंबर पे बनाया जाए। अगर राम नहीं बनता तो मेरी वरीयता किसको है, शाम को है, कि शाम को बना दिया जाए। अगर शाम भी नहीं बनता, मेरी वरीयता है कि इसको, मैं बताती हूँ, किसी को बना दो, सीमा को बना दो। यानी मैं अपनी प्रेफरेंस दे रही हूँ कि नंबर 1 पे इसको बनाओ, नंबर 2 पे इसको बनाओ, नंबर 3 पे इसको बनाओ, ये ना बने तो ये। यानी कि आपको ये जब मैं चैप्टर करवाऊंगी आपको उसमें पूरा डिटेल में करवाऊंगी कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसा होता है। यहाँ पे सिर्फ आप ये आर्टिकल को समझिए कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और 54 में निर्वाचन का तरीका लिखा हुआ भी, किस तरह से इनका निर्वाचन होगा। कहते हैं मुख्यमंत्री जब विधान परिषद का सदस्य होगा तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं हो लेगा। अब ध्यान से सुनिए, भारत में कितने राज्य, 28 राज्य। कितने यूनियन टेरिटरीज, कितनी भाई, 8, ठीक है जी। अब जो 8 राज्य हैं, 28 राज्य हैं सॉरी, हमारे 28 राज्यों में विधानसभा तो सब में है, ठीक है, लेकिन विधान परिषद सब में नहीं है। मतलब कि सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर क्या मिलेगी आपको, विधान परिषद देखने को मिलेगी। 6 राज्य ऐसे हैं जो द्विसदनात्मक है, द्विसदनात्मक जहां पे 2 सदन है, जैसे आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आपका कर्नाटका, यूपी और बिहार, ये 6 राज्य। पहले जम्मू कश्मीर भी हुआ करता था, अब तो वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है ना। तो आप इस बात को याद रखोगे। तो विधान परिषद का मेंबर उसमें पार्ट नहीं लेंगे, किसमें, इलेक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। आगे आएगा ये क्वेश्चन, देखो कहता है, और मुख्यमंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री जब विधान परिषद का सदस्य होगा तो वो पार्ट नहीं लेगा राष्ट्रपति के इलेक्शन में। 69वां संशोधन कब हुआ, 1990 द्वारा दिल्ली तथा पुडुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। आप ये देखिए, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसमें से मतलब उसका तो कौन चलाता है, यूनियन गवर्नमेंट चलाएगी, केंद्र सरकार चलाएगी। केंद्र शासित मतलब केंद्र सरकार उनको चलाएगी। नाम क्या है उस जगह का, जैसे आपका दिल्ली है, पुडुचेरी है, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, ये सारे के सारे केंद्र शासित मतलब केंद्र सरकार द्वारा शासित होंगे, ठीक है जी। लेकिन इसमें से 2 कौन कौन, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी। यहाँ पे क्या है, विधानसभा भी है जैसे बाकी राज्यों में होती है,
ये आप ध्यान में रखना। और ये हुआ कब था? 69वीं अमेंडमेंट की गई थी, कब? 1990 में, याद रखोगे। और दिल्ली में कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 70 सीटें हैं। और पुडुचेरी में कितनी? 33 सीटें हैं, जिसमें से 3 नॉमिनेटेड होते हैं। ये याद रखना आपने। 70 ये तो हो गया, गठन किया गया पुडुचेरी में और दिल्ली में। 17th में क्या कर दिया गया? राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल में दिल्ली तथा पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। इस बात को ध्यान में रखना है कि 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? दिल्ली और पुडुचेरी। अब यहाँ के जो MLA होंगे, ठीक है जी, वो क्या कर सकेंगे? पार्ट ले सकेंगे। किसमें? राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेंगे। इलेक्टोरल जो कॉलेज बनता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में, उसमें इनको शामिल किया गया। कब? 1990 में। दोनों बातें ही 1990 में हुई थी। दिल्ली को, पुडुचेरी को इसमें संविधान मंडल का, विधानसभा का गठन किया गया। 17वें संशोधन में क्या किया गया? दोनों को, पुडुचेरी को और दिल्ली को, इनको निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया राष्ट्रपति के चुनाव में। तो आपको 52 में क्या था? आपका राष्ट्रपति का पद होगा। 53 में क्या होगा? कार्यपालिका का क्या होगा? अध्यक्ष रहेगा। कौन? आपका राष्ट्रपति, ठीक है जी। और 54 क्या है? निर्वाचन संबंधी है जी, कि निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन की रीत कैसे होगी, निर्वाचन कैसे होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन? जैसे सांसद कौन होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP जिनको बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो राज्यसभा का भी हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है। ये LS लिखा है लोकसभा। इसमें कितने मेंबर है? करंट में हमारे 543 हैं। कितने? 543 मेंबर हैं। कहते 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियंस के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया। यहां पर पहले 2+ हुआ करते थे लोकसभा में एंग्लो इंडियंस। अब ये पद क्या है? ये सीट क्या है? खत्म कर दी गई, ठीक है जी, खत्म कर दी गई। 545 हुआ करती थी। तो अब ये आपने ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखना? कब खत्म की गई? 104 नंबर का संशोधन था, कब? 2019 में, और एंग्लो इंडियंस को समाप्त कर दिया गया। अब राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं? 245 हैं हमारे। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। और लोकसभा में 550 हो सकते हैं। पहले कितने हो सकते थे? 252 हो सकते थे। अब कितने? 543 हैं, ठीक है जी। करंट सिचुएशन जो है, यहाँ पे भी करंट सिचुएशन क्या है? 245 हैं, जिसमें से क्या है? 12 नॉमिनेटेड होते हैं। राष्ट्रपति क्या करता है? नॉमिनेट करता है। और ये 12 मेंबर जो नॉमिनेटेड है, नॉमिनेटेड मेंबर क्या है? इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते। कहने का मतलब ये है यहाँ पर, इसमें से 238 ही, यानी 238 ही क्या ले सकते हैं? राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। 12 जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो भाग नहीं लेंगे। और ये 12 मेंबर कौन होते हैं? जो राष्ट्रपति जिनको नॉमिनेट करता है, आर्ट से, स्पोर्ट्स से, है ना, साहित्य से, ये समाज सेवा से, जो डिफरेंट कल्चर अपने देश को क्या प्रमोट करते हैं, विकास में हाथ है जिनका। और विधान परिषद भाग नहीं लेते। अब ये देखो, लोकसभा के 543 मेंबर पार्ट लेंगे? हाँ जी लेंगे। राज्यसभा के 238 मेंबर पार्ट लेंगे? हाँ जी लेंगे। 12 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि नॉमिनेटेड है, नॉमिनेटेड मेंबर पार्ट नहीं ले सकते। विधान मंडल भाग लेंगी? हाँ जी लेंगी। 28 राज्यों की विधान मंडल प्लस दिल्ली और पुडुचेरी की, वो भाग लेंगे। लेकिन विधान परिषद भाग लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि पूरे राज्य में विधान परिषद नहीं है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। चलिए, और इसमें से कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पे विधान परिषद है? बिहार, उत्तर प्रदेश, इकट्ठा बोलना आपने, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ठीक है जी, तेलंगाना और कर्नाटका, ठीक है जी। आप क्या याद करोगे? यूपी और बिहार तो वैसे भी इकट्ठा ही है। और महाराष्ट्र की जस्ट नीचे कौन है? कर्नाटका। और आंध्र प्रदेश से ही अलग क्या हुआ है? तेलंगाना। तो 2 इकट्ठे 6 हो गए टोटल। यूपी, बिहार
महाराष्ट्र, कर्नाटका, और उधर से क्या बोलोगे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो 6 राज्यों में विधानसभा विधान परिषद है, इसलिए इन विधान परिषदों को हम शामिल नहीं करते क्योंकि इक्वालिटी नहीं बैठती है। अब यहाँ पे एक बात रिवाइज करो, राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्ट कौन लेगा? लोकसभा के 543 मेंबर लेंगे, ठीक है जी। राज्यसभा के 238 मेंबर लेंगे, ठीक है। 12 मेंबर क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि नॉमिनेटेड है, ये याद रखना आपने। और सभी राज्यों की क्या? विधान मंडल, विधानसभा ये भाग लेंगी, जिसमें आपके 28 राज्य प्लस 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश हो गए। कौन कौन से? आपका दिल्ली प्लस पुडुचेरी, तो ये पार्ट लेंगे। और ये 12 नॉमिनेट, और 6 राज्यों की जो विधान परिषद है, विधान परिषद, ये पार्ट 6 राज्य ये नहीं लेंगे। तो सीधा सीधा क्वेश्चन जैसे मर्जी बन के आए आप समझा सकते हो उनको। भाई लोकसभा के 543 मेंबर हैं, भाग लेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में। राज्यसभा के 238 मेंबर लेंगे, 12 मेंबर नहीं लेंगे क्योंकि 12 मेंबर क्या है? नॉमिनेटेड है। राज्यों की विधानमंडल विधानसभा लेगी पार्ट, ठीक है, लेगी बिल्कुल, उसमें नॉमिनेटेड मेंबर नहीं आने चाहिए, ठीक है जी, ये भी ध्यान रखना है। और विधान परिषद भाग नहीं लेगी, क्यों नहीं लेगी? क्योंकि सारे राज्यों में नहीं है, इक्वालिटी नहीं बैठेगी, इसलिए इनको यहाँ से हटा दिया गया। तो ये क्लियर है आपको? आगे बढ़े, चलिए। हाँ जी, एक चीज याद रखना, कहते 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया है। आप इस चीज को ध्यान में रखना जी, ठीक है जी। संशोधन 1992 में हुआ था। अगला जो पिछली जो स्लाइड थी उसके ऊपर 1990 आ गया था, 1992 करना है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना आपने। आगे बढ़े, ये तो पहले भी आ चुका था। हाँ जी, यहाँ देखिए, कहता है राष्ट्रपति की जमानत राशि चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को 15,000 रुपये आरबीआई में जमा करवानी होती है। अगर वो इलेक्शन में 1/6 टोटल पड़े मतों का क्या है, 1/6 भाग उसे मिलेगा तो राष्ट्रपति की जमानत क्या हो जाएगी, मतलब नहीं मिलता तो जमानत जब्त हो जाएगी। 1/6 हिस्सा उसको कुल वोटों का लेना है। अगर 1/6 हिस्सा कुल वोटों का नहीं मिलता तो जमानत राशि उसको वापस नहीं होगी, ठीक है जी। और अनुच्छेद 55 क्या कहते हैं, इसमें कोटा है जी, इसमें राष्ट्रपति का कोटा कहते हैं। किसमें? टोटल कुल वोट पड़े, नीचे बटा करना है, कुल प्रत्याशी कितने लोग खड़े हुए थे उसमें +1 कर देंगे और पूरे की डिवीजन यहाँ पे +1। ये फॉर्मूला है, जब राष्ट्रपति का इलेक्शन समझाऊंगी उसमें ये भी आएगा, ठीक है जी। अभी देखिए अपा कैसे कर लिए। 52 में क्या लिखा था? राष्ट्रपति का पद होगा, राष्ट्रपति का क्या होगा? कार्यपालिका की शक्तियां उसके हाथ में। 54 में क्या था? निर्वाचन संबंधी, निर्वाचन संबंधी, निर्वाचन संबंधी कैसे निर्वाचन होगा, ठीक है जी। कार्यपालिका की शक्तियां, पालिका की शक्तियां, शक्तियां इसके अंदर, ये मेरा राइटिंग कुछ ऐसा ही है और यहाँ पे पद का नाम दिया है। और 55 क्या कहता है? कोटा, कोटा, ठीक है जी। 56 में अपन क्या करेंगे? कार्यकाल, कार्यकाल, ठीक है जी। तो आपने इन चीजों को इस तरह से बार बार आप रिवाइज करके 1-2 बार लिखोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। आगे बढ़े, 55 में कोटा है इसका, वो लिखा हुआ है। आगे 56 आ गया ना, 56 इसमें देखते हैं क्या कहता है। कहते हैं इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने टाइम का होता है जी? 5 वर्ष का होता है। यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले खाली हो जाता है, खाली हो जाता है, तो नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है, न कि बचे हुए कार्यकाल के लिए, ठीक है जी।
आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अच्छा उसके 5 वर्ष का से पहले अगर खाली हो गया तो कितने वर्ष के लिए आएगा, 5 वर्ष के लिए आएगा, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। अमेरिका की राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है। जो कार्यवाहक आएगा ना वो सिर्फ उसका टाइम पीरियड भी आएगा, और टाइम पीरियड कितना, 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शन होना चाहिए राष्ट्रपति का। ठीक है, स्टार्टिंग में मुझसे गलती हो गई थी बताने में, ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या कहा है, राष्ट्रपति के पद का 5 वर्ष से पहले खाली हो जाता है तो नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है, न कि बचे हुए कार्यकाल के लिए आता है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना। आगे बढ़े। हाँ जी, आर्टिकल 57 क्या कहता है, एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोबारा निर्वाचित हुए हैं। भारत में अब तक एक ऐसा ही राष्ट्रपति है, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार क्या है मतलब राष्ट्रपति बने थे। और हमारे यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, राष्ट्रपति जितनी मर्जी टाइम बन सकता है, प्रधानमंत्री जितने मर्जी बार बन सकता है, कोई लिमिट नहीं है हमारे यहाँ पर। ठीक है जी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें 2 बार 1950 से 1962 तक इस पद हेतु चुना गया था। अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। 58 क्या कहता है, 58 कहता है योग्यता के बारे में, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है जी। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति बनना है तो आयु कितनी चाहिए, 35 वर्ष चाहिए। लोकसभा के सदस्य के बनने की योग्यता होनी चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। मतलब कि 50 लोग क्या करें, प्रस्ताव पेश करें कि हाँ जी हम इस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने के लिए इच्छुक हैं, प्रस्ताव पेश करें, और 50 व्यक्ति उसके ऊपर साइन करें। और ये कौन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर होते हैं। ठीक है जी, इस बात को ध्यान में रखना है। कहते हैं वर्ष 1997 से पूर्व प्रस्तावकों और अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या 10-10 निर्धारित थी। यानी 1997 के बाद ये 50-50 की हैं, उससे पहले कितनी होती थी, सिर्फ 10-10 हुआ करती थी। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। फिर से रिवाइज करो एक बार। 52 में क्या था, पद था। 53 में कार्यपालिका की शक्तियां। 54 में क्या था, निर्वाचन। 55 में क्या था, कोटा। 56 में क्या था, कार्यकाल, कितना टाइम का होगा। 57 में क्या है, दोबारा निर्वाचन, हाँ जी हो सकता है। और 58 में क्या आ गया आपका, योग्यता। इस तरह से आपने कुछ भी बनाओ, कुछ भी याद करो। एक ट्रिक बड़ी है इसकी, पकानी कोका द्वयोदशम, ये लिख लो आप अगर किसी को लिखना है। पकानी कोका द्वयो दशम। ठीक है जी। प से पद हो गया आपका 52 पे, 53 पे कार्यकाल, मतलब सॉरी कार्यपालिका की शक्तियां। 54 में आपका निर्वाचन। 55 में आपका क्या आ गया, कोटा। और यहाँ पे कार्यकाल 56 में। ठीक है जी। और दूसरे दोबारा निर्वाचन 57 में, योग्यता 58 में, दशाएं 59 में, 60 में क्या है, शपथ है, और महाभियोग 61 में है। तो इस तरह से आप ये ट्रिक के थ्रू भी इसको याद कर सकते हैं, पकानी कोका द्वयोदशा में। लास्ट में फिर भी मैं आपको करवा दूंगी, इस तरह से आप याद कर देना। 52 में क्या है, पद है। 53 में क्या है, कार्यपालिका की शक्तियां हैं। 54 में क्या है, निर्वाचन संबंधी है। 55 में कोटा है। 56 में कार्यकाल के बारे में। 57 में दोबारा निर्वाचन के बारे में। 58 में है योग्यता के बारे में। और 59 में क्या है, दशाएं बताऊंगी कौन कौन सी। और 60 में ओ से 60 लगा हुआ है, शपथ आ गया, शपथ यानी ओथ। ठीक है जी। और 61 आपका आई, इसको 61 को आई बना लो, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग द्वारा। ठीक है जी। तो इस तरह से साथ साथ में आप प्रेसिडेंट को समझते रहिएगा और सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटने वाला नहीं है। आगे बढ़े।
ये आ गया। 59 में आपकी दशाएं बताई गई हैं, पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है जी, दीवाना नहीं, दीवानिया नहीं, दिवालिया मतलब बैंक का कोई पैसा बर्बाद ना किया हो, लाभ के पद पे ना हो, लाभ का पद मतलब सरकारी नौकरी पे नहीं होना चाहिए, संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, इस चीज का ना तो राज्यसभा ना तो लोकसभा ना ही राज्य मतलब किसी का विधान सभा का मेंबर होना चाहिए, ठीक है जी। यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया या उसे शपथ लेने से पूर्व अपने सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। लाभ के पद का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और संघ अथवा राज्यों के मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। सरकारी नौकरी लाभ का पद कहलाता है। सांसद, मंत्री, विधायक लाभ के पद नहीं है, ये जनता के सेवक हैं। समझ में आ रही है आपको बात कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, जैसे हमारे जो ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये भी एक राज्यपाल रह के आए हैं, है ना। तो ये राज्यपाल, ये क्या बोलते हैं कि जो मंत्री लोग हैं ना वो जनता के सेवक हैं, ये लाभ के पद नहीं है। लाभ के पद तो सरकारी नौकरी है, आप इस चीज को ध्यान में रखोगे। कई बार क्वेश्चन इस तरह से घुमा के भी पूछ सकते हैं आपसे। आगे बढ़े। 59 में आपकी होगी दशाएं। शपथ की बात करते हैं। आपको मैंने एक ट्रिक बताई है, यहां पे 60 लिखा है, जीरो को आप ओ बना लो, ओथ होती है शपथ, ठीक है जी। राष्ट्रपति को शपथ दिलवाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है। इसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के शेष 30 जजेस न्यायाधीशों में से वरिष्ठ न्यायाधीश दिलवाएंगे। सीधा सीधी बात है भाई, राष्ट्रपति को उसके पद की जब शपथ दिलाई जाती, चुनाव में जीत गया मान लो, उसको शपथ दिलवानी है, तो शपथ कौन दिलवाएगा? उस टाइम पे जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो शपथ दिलवाएंगे। बाई चांस वो किसी भी कारण से वो वहां पे अपने पद पे नहीं है तो और दूसरे सीनियर मोस्ट जज होंगे तो वो शपथ दिलवा सकते हैं। आप इस चीज को ध्यान में रखोगे। हाँ, त्याग पत्र की बात करो तो त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को, एक दूसरे को देते हैं। और ये आगे किसको फॉरवर्ड करते हैं? लोकसभा के स्पीकर को फॉरवर्ड करते हैं। 61 देख लेते हैं। कहते हैं राष्ट्रपति का महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग हो सकता है। यह प्रक्रिया हमने कहां से ली है? यूएसए से ली है। राष्ट्रपति का पद होना चाहिए, ये कहां से? ब्रिटेन से। और राष्ट्रपति का जो ये महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? यूएसए से ली है। अब तक किसी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगाया है, ठीक है जी। अब तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है, इसी बात का ध्यान में रखना। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, मतलब लोकसभा चाहे राज्यसभा, आप इस बात का ध्यान रखोगे। हाँ, लेकिन उपराष्ट्रपति का सिर्फ राज्यसभा से ही स्टार्ट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखोगे। जिस सदन से महाभियोग प्रारंभ करना है उस सदन का 1/4 सदस्य अनुमोदित करेंगे। अनुमोदन मिलने के बाद वह सदन 2/3 बहुमत से महाभियोग को पारित कर सकेगा। पहले तो भी इतना आसान नहीं है। मान लो लोकसभा में प्रस्ताव पेश कर दिया भी फलां राष्ट्रपति के खिलाफ हमने क्या करना है, भी महाभियोग लाना, तो 1/4 बहुत बड़ी संख्या है ये। 1/4 लोग कहें हाँ भी हमें भी करना चाहिए, हमें महाभियोग, और पास 1/4 ने पास कर दिया, यानी कि 25% लोगों ने क्या कर दिया? सदस्यों ने पास कर दिया भी ठीक है, साइन कर दिए, हम चाहते हैं। और उसमें फिर बाकियों में 2/3, बाकी सारे 2/3 क्या करेंगे? मिलकर अगर महाभियोग के लिए पास कर देते हैं तो फिर ये आगे यहाँ पे चला जाएगा। जब एक सदन महाभियोग पारित कर देता है तो दूसरा सदन में भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है। पहले एक सदन में काम निपटाया, क्या काम निपटाया भाई? पहले तो लोकसभा के 1/4 यानी कि 25% लोगों ने सोचा कि हमें राष्ट्रपति के खिलाफ क्या लाना है? महाभियोग लाना है, साइन कर दिए, ठीक है जी, हो गया। फिर इसके ही टोटल 2/3 मेंबर अगर इसको पारित कर दें भी हाँ यस है हमारी तरफ से, करो, फिर ये जाएगा आपका राज्यसभा में।
तो ये राज्यसभा में जाने से पूर्व 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देंगे भी इस तरह से आपके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है। सीधी सी बात है, ठीक है जी। ये संख्या बहुत बड़ी होती है, ये आम बात नहीं है, इतनी संख्या किसी राष्ट्रपति के खिलाफ अभी तक तो हमारे भारत में ऐसा नहीं हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। और राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा में ले आओ चाहे लोकसभा में ले आओ, लेकिन उपराष्ट्रपति का सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है, पहले राज्यसभा में आएगा। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़े। राष्ट्रपति का वेतन भत्ता एवं पेंशन अधिनियम 2008 के अनुसार 1,50,000 रुपए था। वर्तमान में राष्ट्रपति का कितना वेतन है जी? वेतन कितना है? 5 लाख रुपए कर दिया गया है। मंथली वेतन देखो जी इनको कितना मिलता है और सारी सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है जी। आगे बढ़े। आर्टिकल 72, इसके बीच में आप बोलोगे मैम गायब कैसे हो गए, है ना? 61 के बाद 62 से लेके बाकी सारे उपराष्ट्रपति की हैं, वो भी मैं आपको बाद में करवाऊंगी। 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं। कैसे? देखो जरा, कहते राष्ट्रपति क्षमा करने से पूर्व गृह मंत्रालय से सलाह लेता है। यह 5 प्रकार के किसी भी सजा को माफ कर सकता है। जैसे क्षमा, इसमें क्या है, जब राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरह माफ कर देता है तो उसे क्षमा कहते हैं, पूरी तरह से माफ करती है, ठीक है जी। लघुकरण, लघुकरण छोटा करना, सजा को कम करना। इसमें उपराष्ट्रपति सजा की प्रकृति को बदलते हैं किंतु समय नहीं घटाते। सजा किस तरह की है उसको कम कर देंगे। फांसी की सजा को, जैसे मान लो एग्जाम्पल है, फांसी की सजा को आजीवन कारावास कर देंगे, ठीक है जी। लघुकरण कर दिया लेकिन टाइम नहीं घटाना, उसका छोटा कर दिया गया। 10 साल कठोर कारावास तो को 10 साल साधारण कारावास कर देना। ये एग्जाम्पल है कि लघुकरण कैसे कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो क्षमादान की है उसमें से जो लघुकरण वाला क्षमादान है वो कैसे है, मतलब पूरी तरह सजा माफ नहीं करेंगे, सजा का टाइम नहीं कम करेंगे, लेकिन सजा का जो तरीका है वो बदल देंगे आपका। प्रतिहार, इसमें राष्ट्रपति समय घटाते हैं किंतु प्रकृति नहीं। इसमें क्या करेंगे, मतलब कठोर कारावास मिला है 10 साल का तो क्या कर देंगे, समय घटा देंगे, भाई 8 साल कर दो कठोर कारावास, समय घटा दिया लेकिन सजा वैसी की वैसी रही। जैसे 10 साल कठोर कारावास को 5 साल कारावास कर दिया कठोर वाला। इसका प्रयोग फांसी की सजा पर नहीं हो सकता, समझ रहे हो। फांसी की सजा किसको मिली हुई है तो उसके ऊपर ये नहीं लग सकता, आधी फांसी तो नहीं देंगे ना किसी को, है ना, ये ध्यान में रखना। विराम, किसी कैदी को स्वास्थ्य उचित नहीं है तो उसकी सजा पर राष्ट्रपति कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं। किसी का स्वास्थ्य खत्म हो गया, खराब हो गया सॉरी, तो उसे क्या करेंगे, उसके ऊपर रोक लगा देंगे सजा के लिए, थोड़े दिन के लिए उसको रेस्ट करने देंगे। प्रतिलंबन, राष्ट्रपति जब फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक लगाता है तो उसे प्रतिलंबन बोलते हैं। लंबन थोड़ा लेट कर देना, यह इसलिए लगाया जाता है कि कैदी दया याचिका अपील कर सके। तो 5 तरह की क्षमा याचिका आपने यहाँ पे देख ली है। तो प्रतिलंबन लास्ट वाला, उसमें क्या कर दिया भाई, जब फांसी की सजा मिल गई तो उसको कुछ समय के लिए लंबित कर देंगे ताकि वो क्या कर सके, दया याचिका अपनी लगा सके। तो ये अपना क्षमा है, कौन से में, 72, आर्टिकल 72। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आगे बढ़े। हाँ जी, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, विधेयक को रोकने की शक्ति को वीटो शक्ति कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। अत्यंतकारी वीटो, राष्ट्रपति जब विधेयक को पूरी तरह से रद्द कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अत्यंतकारी वीटो, एब्सोलूट, मतलब पूरी तरह से समाप्त। मतलब कोई मत था, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, अंतिम सिग्नेचर करवाने के लिए किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो कोई ऐसे मत के ऊपर राष्ट्रपति क्या कर दे, पूरी तरह से रद्द कर दे, ठीक है, तो वो मत पास नहीं हो पाएगा, यानी कि वो विधेयक पास नहीं हो पाएगा, इस चीज को, वो बिल पास नहीं हो पाएगा। निलंबकारी, सुनो ध्यान से, कहता है कि राष्ट्रपति जब पुनः विचार के लिए लौटाता है उसे क्या बोलते हैं, निलंबकारी। तो अगर मान लो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास किया, अंतिम सिग्नेचर के लिए राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने क्या बोला, दोबारा विचार करने के लिए भेज दिया सदन में। अगर सदन वाले उसको पढ़ के बोले कि ठीक है जी ठीक है, तो राष्ट्रपति को दोबारा सिग्नेचर करने ही पड़ते हैं इसके ऊपर। आगे देखें,
पॉकेट वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न अपना हस्ताक्षर करे, न ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाए, बल्कि अपने पास ही रख ले, उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। मतलब किसी बिल के ऊपर लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, राष्ट्रपति की सिग्नेचर के लिए भेजा गया, अंतिम सिग्नेचर राष्ट्रपति का ही होता है, भेजा गया, लेकिन राष्ट्रपति ने क्या किया, उसे पढ़ा, उसको उनको नहीं लगा सही, उन्होंने फोल्ड किया और अपनी पॉकेट में डाल लिया बस। और उनसे कोई सवाल जवाब भी नहीं कर सकता, पूछ भी नहीं सकता भी हाँ जी आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तो ये पावर कहलाती है पॉकेट वीटो। ठीक है जी, 3 तरह की है, आप समझ सकते हो। आगे देखते हैं, कहते डाक संशोधन विधेयक 1986 पर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, जो भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, ने जे वीटो का उपयोग किया है। ठीक है जी, इसका आप याद रखना। विशेषाधिकार शक्ति, राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, किंतु फौजदारी मुकदमा कार्यकाल के समय नहीं चलाया जा सकता, कार्यकाल समाप्ति के बाद चलाया जाएगा, अर्थात यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, क्या कहते हैं कि विधि के सामने समानता, समता का अधिकार है ना, राइट टू इक्वलिटी है, 14 से स्टार्ट होता है। तो लेकिन राष्ट्रपति के खिलाफ जो समता का अधिकार है, यहाँ पे क्या कहेंगे, उसको अपवाद कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इनको यहाँ पे इनके कार्यकाल के दौरान कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, इनको सजा नहीं मिल सकती। राष्ट्रपति को किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के महाकुलपति होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क्या होते हैं, ये कुल अधिपति कहलाते हैं। इस चीज़ का याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है ये कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसके जो महाकुल अधिपति कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ऐसे ही जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ के गवर्नर उनके होते हैं। ठीक है जी, चांसलर। आगे बढ़े। हाँ जी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी, राष्ट्रपति किनको नियुक्त करता है ये देखना है जी। संघ के प्रधानमंत्री और एवं मंत्री, देखिए लोकसभा में बहुमत दल जो प्राप्त होता है उसके नेता को क्या बनाते हैं, क्या बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। कौन बनाएगा, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, इलेक्टेड नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखना। फिर बाकी जो मिनिस्टर होते हैं अपने जितने भी हैं, ठीक है जी, जितने भी मिनिस्टर बाकी के होंगे जिनको पद दिया जाएगा, वो सभी के सभी प्रधानमंत्री की सलाह द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त होते हैं। सलाह कौन देता है, प्रधानमंत्री सलाह देता है। राज्यों के राज्यपाल, आपको पता है सारे के सारे जो गवर्नर होते हैं स्टेट्स के, वो वाले गवर्नर के चैप्टर जब मैं आपको करवाऊंगी तब भी आपको डिटेल में बताऊंगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, इनकी नियुक्ति भी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, ठीक है जी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य, यूपीएससी के सदस्य, अध्यक्ष भी, ठीक है जी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो हेड होते हैं, और बाकी मेंबर प्लस बाकी मेंबर, इन सब की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा इसके सदस्य, ह्यूमन राइट्स के, ठीक है जी। राष्ट्रपति को इनकी नियुक्ति करने की अनुशंसा एक समिति द्वारा की जाती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। कौन, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता, राज्यसभा विपक्ष के नेता, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है जी। ये लोग क्या करते हैं, सिफारिश करते हैं किसके लिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए। आगे करते हैं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उनके सदस्यों के बारे में। संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज, आपकी यूनियन यूटीज के जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। दिल्ली एवं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, ठीक है जी, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। यहाँ पे क्या है, विधानसभा है, लेकिन विधानसभा का जो बहुमत दल का जो नेता होगा उसकी नियुक्ति एज ए चीफ मिनिस्टर कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग, ठीक है जी, राज्य भाषा आयोग के आदि, इनके भी अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है,
राष्ट्रपति करता है। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, इनमें से क्वेश्चन आए बहुत बार आते हैं। बताइए जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कौन नियुक्त करता है, गवर्नर को कौन नियुक्त करता है, आपको ये सारी बातें, कैग को, एजी को, आर्टिकल कौन सा 76 है, 148 है, इस तरह से इनको कौन करता है। हाई कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, चीफ होते हैं, उनको कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़े। हाँ जी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले अधिकारी, यानी कि राष्ट्रपति की खुशी तक, जब तक राष्ट्रपति के प्लेजर तक राष्ट्रपति आपसे खुश हैं, आप अपने पद पे रह सकते हो। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, यूनियन मिनिस्टर, ठीक है जी, गवर्नर, भारत का महान्यायवादी, इनका टाइम पीरियड मतलब कुछ इतना निश्चित नहीं होता, ठीक है जी, क्योंकि ये प्रसाद पर्यंत तक बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद, यहाँ पे ये मिनिस्टर वैसे तो इनको 5 सालों के लिए कार्यकाल होता है, लेकिन इनको क्या है, ये अपने राष्ट्रपति के द्वारा मतलब नियुक्त होते हैं, और इनको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक इनको प्लेजर प्राप्त है, राष्ट्रपति की अपनी इच्छा अनुसार इनको तब तक इनके पद पे बनाए रखता है। अगर मान लो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद हो गया, डिस्प्यूट रिलेटेड विद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो इसको कौन सोल्व करेगा, ये कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कई बार हमें ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है, तो शायद वही करते हो, नहीं, ठीक है जी, क्योंकि उसके तो हेड को खुद इन्होंने नियुक्त किया होता है, तो वो तो जजमेंट कैसे देगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है जी, पार्शलिटी हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन दोनों का चुनाव की जिम्मेवारी किसकी होती है, किसकी होती है भाई, आप बताओगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है जी। और आपका लोकसभा राज्यसभा के जो इलेक्शन है वो भी आपके कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। ये अलग से एक चैप्टर है, ये मैं आपको आगे करवाऊंगी, ठीक है। तो सारे सिर्फ आपकी स्टेट गवर्नमेंट के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट है वो सिर्फ पंचायतें और नगर पालिका इसके इलेक्शन कंडक्ट करवाती हैं, बाकी सारे के सारे विधानसभाओं के सारे जितनी विधानसभा 28 के 28 राज्यों के, वो कौन कंडक्ट करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाते हैं। तो ये बात को अपने माइंड में सेटअप रखना है, इस बात को। आर्टिकल 71 क्या कहता है, कहते हैं 71 के अनुसार राष्ट्रपति और तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करवाएगा, से उत्पन्न सशक्त सभी शंकाओं और विवादों का जांच तथा निपटारा उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम होता है सुप्रीम कोर्ट न्यायालय द्वारा करेगा, और इसका निर्णय अंतिम होगा। और जो भी इन्होंने निर्णय देगा सुप्रीम कोर्ट, वो क्या होगा, अंतिम होगा। यदि उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को अवैध घोषित कर देता है, तो यह निर्णय आने के पूर्व उस व्यक्ति द्वारा अपने पद रहते हुए किए गए कार्य अथवा निर्णय अवैध नहीं होते। मतलब किसी राष्ट्रपति के खिलाफ अगर मान लो ये जांच हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में, उसके इलेक्शन को क्या कर देते हैं, चैलेंज कर दिया जाता है, तो उसके दौरान अगर वो उससे पहले जितना टाइम भी राष्ट्रपति के पद पे रहा या उपराष्ट्रपति के पद पे रहा, जो उसने काम किए वो अवैध नहीं होंगे, ठीक है जी। इस बात का ध्यान रखना, जब तक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है उससे पहले किए गए कोई भी कार्य उसके अवैध नहीं होंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों संबंधी शंकाएं, विवाद कहाँ पे हल होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लास्ट जजमेंट होती है। आर्टिकल 74 क्या कहता है, वैसे तो ये अलग है, आपको फिर भी करवाई देती हूँ यहाँ पे। आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। 75 में क्या लिखा है कि 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, 75 में, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। ये मैंने आपको बताई दिया। ये बात कहाँ लिखी है, आर्टिकल 75 में लिखी है। 74 में क्या लिखा है कि भी राष्ट्रपति की एक मतलब हेल्प के लिए एक मंत्री परिषद होगा, और उसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ये बात कहाँ लिखी है, 74 में लिखा है। आपसे पूछेंगे बताओ भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी आर्टिकल कौन सा है, तो क्या बताओगे, 75 बताओगे। आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री जो आपका मंत्री परिषद का अध्यक्ष होगा, ये बात कहाँ लिखी है, तो 74 में लिखी है। आप इस तरह से बताओगे।
आर्टिकल 78 क्या कहता है के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी सभी मामलों में सूचना दे जो राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाए। 78 में जो प्रधानमंत्री है वो अपने सारे कामों के लिए आंसरेबल है, किसको? राष्ट्रपति को, वहां बताएगा। ठीक है जी। वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति को जांच के लिए आयोग नियुक्त कर सकता है। ये हमारा हो चुका है, ये हमने नहीं पढ़ना, ये हमारा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, मतलब ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति है इनके पास। कैसे? देखो जरा, कहते भारत के संविधान में अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश करने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश उस स्थिति में जारी किया जाता है जब संसद के दोनों सदन अधिवेशन न चल रहे हों एवं राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियों में उत्पन्न हो गई है कि अब विलंब कार्यकारी आवश्यक है। मतलब ऐसी कोई कंडीशन आ गई, मतलब अब कोई भी बिल है कानून बनने से पहले, मतलब कि कोई ना दोनों हाउस में पास करवाना जरूरी होता है, तभी राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेगा, तभी वो क्या है कानून बन पाएगा, कोई भी बिल है जो, है ना। लेकिन मान लो सेशन ही नहीं चल रहा, ना राज्यसभा का ना लोकसभा का, तो ऐसे में ऐसा कोई कानून बनाना पड़ रहा है तो राष्ट्रपति बना सकता है, उसे बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ठीक है जी, बना सकता है। ये पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। यहाँ राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति विवेकाधीन नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का वही शक्ति व प्रभाव होता है जो संसद के द्वारा निर्मित किया गया होता है। मतलब जो कानून संसद बनाती है जैसे वो प्रभावी होता है, वैसे ही अध्यादेश क्या होगा? प्रभावी होगा, वैसे ही उसका क्या होगा? प्रभाव रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो हाँ अभी राष्ट्रपति ने बनाया लागू नहीं हो पाएगा, ये उसका प्रभाव इतना नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जैसे बाकी कानून लोकसभा में पास होते हैं, राज्यसभा में पास होते हैं, राष्ट्रपति के साइन होते हैं और वो फिर प्रभाव में आता है, जैसे वो लागू होता है वैसे ही अध्यादेश भी लागू हो सकता है कोई कंडीशंस में, स्पेशल कंडीशंस में। और ये पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। प्रत्येक अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा और सदन के पुनः संवेद होने की तारीख से 6 सप्ताह के पश्चात समाप्त हो जाएगा। मतलब कि 6 सप्ताह के बाद, लगभग 1.5 महीने के बाद वो अपने आप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा प्रयाखती अध्यादेश को किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। मतलब इस अध्यादेश को राष्ट्रपति वापस भी ले सकता है किसी भी टाइम पे। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित अध्यादेश राष्ट्रपति की अनुमति के बाद अधिनियम एक्ट बना दिया जाएगा। मान लो उसके बाद सेशन बैठता है, ठीक है जी, 6 सप्ताह के बाद सेशन बैठता है या आने वाले टाइम में जब भी सेशन बैठता है तो लोकसभा राज्यसभा उसको पारित कर देंगे। जो अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी किया है, कानून कोई जारी किया है, उसको पास कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। तो कोई भी अध्यादेश कितने टाइम के लिए प्रभावी रह सकता है? 6 हफ्तों के लिए। 6 हफ्तों के बाद उसे लोकसभा या राज्यसभा से क्या है? प्रस्ताव पास करवाना ही होता है। आप इस चीज को ध्यान में रखोगे। आगे है जो अब तक हमारे जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनसे संबंधित बातें हैं। द्रौपदी मुर्मू को 21 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ ली। शपथ किसने दिलवाई जी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति व प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति बनी। तो हमारी जो राष्ट्रपति हैं जो पहले भी एक महिला बन चुकी हैं, कौन सी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो आप सबको पता है। हाँ जी, और ये दूसरी महिला है जो राष्ट्रपति बनी है, लेकिन आदिवासी फर्स्ट नंबर पे है। आदिवासी महिला के रूप में फर्स्ट राष्ट्रपति बनी है ये। द्रौपदी मुर्मू भारतीय राजनेत्री हैं जो 2015 से 2021 तक झारखंड राज्य का राज्यपाल रही हैं। राज्य का प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। इस बात को ध्यान में रखना, सीधी सी बात है कि राज्यपाल रह के आई है कहाँ की? झारखंड की। ठीक है जी। 12वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, बताई दी आपको। 1969 में ईस्वी के राष्ट्रपति चुनाव में अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान हुआ था। इसमें निर्दलीय
प्रत्याशी वीवी गिरी ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को पराजित किया था। एक क्वेश्चन यहां बनता है कि जो आपके ये हैं निर्दलीय मतलब कि आजाद उम्मीदवार कौन थे, वीवी गिरी थे पहले। कब इन्होंने चुनाव लड़ा, 1969 में, और इन्होंने कांग्रेस के कौन से, नीलम संजीव रेड्डी को हराया था इस समय पे। आगे है नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के भी अध्यक्ष थे। ठीक है जी। भारत में कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण एम हिदायतुल्लाह व वीवी गिरी द्वारा त्याग पत्र के कारण और बीडी जती ने फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के कारण क्या किया था, कार्यवाहक के रूप में किया था। बात को समझो, यहां समझाती हूं आपको। हमारे जो तीसरे राष्ट्रपति थे कौन से, डॉक्टर जाकिर, पहले कौन से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 साल का कार्यकाल निभाया। दूसरे कौन से थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे कौन से थे, जाकिर हुसैन। उनकी मौत हो जाती है कार्यकाल के दौरान। उनकी मौत के बाद कौन बनता है, वीवी गिरी, वीवी गिरी बनते हैं। लेकिन वीवी गिरी ने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया, तो उनकी जगह पे कार्यवाहक कौन आएगा, कौन, एम जो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे। अगर मान लो राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, सपोज करो जाकिर हुसैन जी की डेथ के बाद उपराष्ट्रपति कौन थे उस समय पे, वीवी गिरी थे। वीवी गिरी ने कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति का पद ले लिया, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उस पद से त्याग पत्र दे दिया। अब उपराष्ट्रपति भी नहीं है वो, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो अब कौन संभालेगा कार्यवाहक की सीट, सीजीआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उस समय पे कौन थे, एम हिदायतुल्लाह। ठीक है जी। और फखरुद्दीन अली अहमद हमारे जो 5वें थे, इनकी डेथ के बाद बीडी जती ने क्या किया था, कार्यवाहक राष्ट्रपति की काम किया था। तो आपको 3 व्यक्तियों के नाम याद रखने जिन्होंने कार्यवाहक के रूप में काम किया, वीवी गिरी, ठीक है जी, और एम हिदायतुल्लाह जो मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है जी, और बीडी जती जो फखरुद्दीन अली अहमद के मृत्यु के बाद कार्यवाहक का काम करते हैं। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। हाँ जी, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 से लेकर 1962 तक रहे थे। एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि यानी कि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि इनकी मौत हो जाती है तो कार्यकाल इनका तो होगा नहीं। इन्होंने कितना निभाया था, सिर्फ 1 वर्ष 11 दिन। राष्ट्रपति के पद के लिए अब तक कुल 15 चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ठीक है जी। कार्यवाहक राष्ट्रपतियों को भी याद गिन लिया जाए तो अब तक कुल कितने हो जाएंगे भाई, 17 हो जाएंगे। ठीक है जी, व्यक्तियों ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लिया है। संविधान सभा ने अपनी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 में निर्विरोध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अंतरिम राष्ट्रपति, ठीक है जी, 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। प्रथम आम चुनाव तक, जो आम चुनाव कब हुए थे, 1951 का और 52 का वो सेशन था, टाइम पीरियड था। ठीक है जी, आगे करते हैं। कहते डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। ठीक है जी, 2 ऐसे राष्ट्रपति जिनका डेथ उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। कार्यकाल मतलब वो उस टाइम पे राष्ट्रपति थे। ठीक है जी। कहते भारतीय गणतंत्र में 1982 ईस्वी में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है जी, ये ध्यान को रखना है। आगे बढ़े, निर्विरोध नीलम संजीव रेड्डी, ये याद रखना। आगे है डॉक्टर वीवी गिरी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको द्वितीय चक्कर की मतगणना के बाद सफलता प्राप्त हुई थी। वे सबसे कम मतों के अंतर से यानी 50.2% से जीतने वाले राष्ट्रपति। सेकंड प्रेफरेंस पे जीतने वाले कौन, वीवी गिरी। निर्विरोध चुने जाने वाले नीलम संजीव रेड्डी। सबसे लंबा कार्यकाल निभाने वाले राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी। प्रथम कार्यवाहक वीवी गिरी। प्रथम जो मतलब कि सीजीआई रहकर जो राष्ट्रपति का कार्यवाहक बने कौन, एम हिदायतुल्लाह। प्रथम जो सिख राष्ट्रपति बने थे कौन, ज्ञानी जैल सिंह। तो इन बातों को इस तरह से सीक्वेंस में याद रखना आप लोगों ने। आगे बढ़े,
आएगी वो बात। कहते हैं एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे प्रथम न्यायाधीश हैं जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे, उन्होंने कार्यभार संभाला था लेकिन त्यागपत्र दे दिया था। उनके बाद कौन आते हैं? सीजीआई आते हैं। वीवी गिरी एक ऐसे मात्र राष्ट्रपति है जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था। ठीक है जी। भारत का राष्ट्रपति सरकारी आवास राष्ट्रपति भवन है। इनका सरकारी जो आवास है राष्ट्रपति का कौन सा है जी? राष्ट्रपति भवन है, प्रेजेंट हाउस बोलते हैं। 1950 ईस्वी तक इसे वायसराय हाउस बोला जाता था अंग्रेजों के टाइम पे, यानी कि 1950 तक क्या बोलते थे इसको? वायसराय हाउस बोलते। 1950 के बाद क्या बोलेंगे इसको? प्रेजेंट हाउस बोलेंगे। इसका डिजाइन किसने बनाया था? एडविन लुटियंस ने बनाया था जी। ये अब तक का अपना चैप्टर यहाँ पे रुकता है। ठीक है जी। बाकी इसके बाद हम करेंगे उपराष्ट्रपति।